हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी कक्षा 6 अध्याय संख्या 3 पृथ्वी की गतियाँ के सभी लाइन बाय लाइन हर टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और किसी भी परीक्षा की तैयारी आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसके लिए एनसीईआरटी की बुक जो है उसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए एनसीईआरटी की कक्षा 6 के सभी चैप्टर वाइज हर टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, आज के टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। देखिए, आज का टॉपिक जो है अध्याय संख्या 3 कक्षा 6 क्लास का जो है एनसीईआरटी बुक पृथ्वी की गतियाँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पहला गति घूर्णन एवं दूसरा परिक्रमण। यानी कि पृथ्वी की दो गतियाँ होती है। पहला गति घूर्णन एवं दूसरा गति परिक्रमण कहलाता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को घूर्णन कहते हैं। यानी कि जहाँ घूर्णन की परिभाषा अगर साबित करने की जरूरत पड़े तो वहाँ हम पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को हम घूर्णन कहते हैं। जबकि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी की गति को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, यानी कि दो प्रकार की होती है। पहला घूर्णन एवं दूसरा परिक्रमण। प्रश्न होता है कि परिक्रमण यानी कि घूर्णन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को घूर्णन कहते हैं, जबकि परिक्रमण किसे कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, यानी पृथ्वी का जो अक्ष है वह एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यह समतल यानी कि वह समतल यानी कि समतल बराबर जो भाग होता है जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। प्रश्न है, कक्षीय समतल किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी होती है, यानी कि रोशनी प्राप्त होती है, जो चित्र 3.2 में दर्शाया गया है। तो सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है यानी कि बांटता है उसे वृत्त को हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। और यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। तो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, यानी कि घूर्णन के समय के काल को पृथ्वी पर दिन कहा जाता है। और यह पृथ्वी की गति है जो दैनिक गति के रूप में जाना जाता है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो सूर्य के चारों ओर यानी कि चारों तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। प्रश्न है, परिक्रमण किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है।
और पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन यानी कि 6 घंटा यानी कि दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, तो हम लोग एक वर्ष में 365 दिन को ही मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। तो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी महीना जो होता है वह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। तो ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। प्रश्न है, लीप वर्ष किसे कहते हैं? यानी कि प्रत्येक 4 वर्षों के बाद जो वर्ष यानी कि 366 दिन का होता है उसी वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगले लीप वर्ष कब होगा। तो चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति परिवर्तन के कारण होता है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊर्जा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग यानी कि उत्तरी गोलार्ध का बहुत बड़ा जो भाग है उस पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। तो पृथ्वी की इस अवस्था को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। प्रश्न है, उत्तर अयनांत किसे कहते हैं? तो 21 जून को विषुवतीय वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम अधिक जब रहता है तो उसी समय इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। तो पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर यानी कि 22 दिसंबर जो होता है उस दिन दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु क्रिसमस पर्व क्यों मनाया जाता है? यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु का जो दिन होता है उसी दिन क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है? तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इसलिए पृथ्वी जो पूरी होती है वह पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। तो प्रश्न है, विश्व किसे कहते हैं? तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विश्व कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है।